हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है, इस रिवीजन सीरीज को आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और वीडियोस को 2 से 3 बार आपको देखना है एग्जाम में जाने से पहले। अभी आप 1-2 बार देखिए, और एग्जाम के दिन भी आप चाहो तो बाहर बैठ के आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। 100 टॉपिक रहेंगे, 100 वीडियोज़ आपके मिलेंगे। उस वीडियोज़ में हम हर एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में आप देखेंगे अपनी चीज़ों को आप रिवाइज कर पाएंगे इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से। ठीक है। समाधान बैच है आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए क्रैश कोर्स की तरह। एक तरह से जो बच्चे प्योर सिलेक्शन चाहते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा बिल्कुल 100% प्रीलिम्स क्लियर हो जाए किसी भी तरह से, उन सबके लिए बैच है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लें। इस बैच में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी हो चुके हैं जो क्लास को कर रहे हैं। और पीसीएस का आपको पता है 17 मार्च की डेट है, तो समय बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ, इतने समय में अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। यहाँ पर 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगा। सीसैट के भी आपको बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी काफ़ी अच्छे से। और सीसैट के टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा पूरा टेस्ट सीरीज का जो हमारा अभ्यास बैच है वो भी आपको इस बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। 20 टेस्ट पेपर होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज भी उसमें होंगे, और सीसैट के भी उसमें शामिल किए गए। तो ये यहाँ पर, और पूरे सिलेबस को मतलब जिस जिस टॉपिक से आपके पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से कवर किया जाएगा। और उन टॉपिक्स पर हम ज़्यादा बात करें जहाँ से क्वेश्चन बीते जो 10 साल में या 12 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीसीएस में, उन पर फोकस रहेगा बहुत अच्छे से, जिससे कि वहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आप गलत मत करो। इसके अलावा भी आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी पेपर को समझने की। ठीक है। ये समाधान बैच है, आप लोग चाहें जितनी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लें। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर देखने और सीखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें होंगी कुछ। ठीक है। चलिए आते हैं, आज हम लोग बात करेंगे अपने जो हमारी रिवीजन सीरीज में हमने कल की क्लास में 2 से 3 टॉपिक देखे थे। आज भी यहाँ पर हम 2 टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, और जिनको कम से कम समय में हम भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सब लोग क्लास को देखें और क्लास को समझें। बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म में हम बहुत आराम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, हम लोग पढ़ने वाले पाचन तंत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है आपको पता है, सबको पता है बात कि कुछ जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन होता है। जैसे आप जो भी चीजें खाते पीते क्या वो जटिल अणु होते हैं, उन्हीं को सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या है, वह पाचन की क्रिया होती है। ठीक है। इसके शरीर में क्या है, यहाँ पर पाचन तंत्र एक शब्द आता है। तो पाचन तंत्र का मतलब क्या है, जब कई सारे अंग भाग लेंगे किसी भी प्रक्रिया को संपन्न करने में, कई सारे अंग जब भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। जब भी किसी चीज में आप तंत्र पढ़ते हो यानी सिस्टम पढ़ते हो, इसका मतलब वहां पर सिस्टम का मतलब क्या है, एक से ज्यादा अंग, एक से ज्यादा लोग वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, तो कहते हैं सिस्टम। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम शब्द आया है, पाचन तंत्र आया है। यहाँ पर पाचन तंत्र आप देखेंगे, पाचन तंत्र में आपको याद क्या करना है, बहुत छोटी चीज याद रखनी कि भाई इसमें कौन सी ग्रंथियां, देखो कुछ यहाँ पर संबंधित ग्रंथियां आती हैं, उन ग्रंथियों को ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर आहार नाल आता है, आहार नाल में क्या क्या चीजें आएंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आहार नाल में क्या चीजें इनकी बात करें, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका मुख गुहा, जैसे आप कोई भी चीज खाते हैं अपने मुख में रखते हैं, उसको आप मुख के अंदर जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा से क्या निकलता है, लार निकलता है। इस लार में आपको ध्यान देना क्या, लार जो है क्या, कौन सा एंजाइम इसमें है, इसमें टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज होता है। तो आपको ध्यान रखना है टाइलिन एंजाइम से एग्जाम में क्वेश्चन में, टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो मुख गुहा से निकलता है। किसमें होता है, लार में ही होता है। या लारी एमाइलेज भी इसको कहते हैं। ठीक है। एमाइलेज या टाइलिन, आपसे कुछ भी पूछे तो आपको पता चलेगा भाई टाइलिन कहाँ से निकलेगा, मुख गुहा से। दूसरा स्टेप भोजन फिर आएगा नीचे ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या होता है, तो भोजन को अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करेगा, ग्रास नली करेगा। भोजन जो आपने खाया उसको अमाशय तक ले जाने का कार्य इसके लिए क्या बनाएगी, इसके लिए बनी है ग्रास नली यहाँ पर। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपका आता है अमाशय। अमाशय इसको आप पेट कहते हैं। जो आप पूरा देख रहे हैं पूरा पेट नहीं होता है, इसके अंदर छोटा सा हिस्सा यहाँ पर पेट बना है, यहाँ पर छोटा सा होता है स्टमक जिसको बोलते हैं, वही क्या है, वही आपका अमाशय है। हिंदी में अमाशय, यहाँ पर शुद्ध हिंदी जो आपकी है तत्सम हिंदी, उसमें बोलते हैं अमाशय। आम भाषा में आप पेट बोलते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। क्या होता है ये, तो यहाँ से एक निकलता है बहुत ही खास ही क्या है, वो आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो आपके भोजन में जीवाणु बैक्टीरिया कुछ भी खराब चीजें आ गई हैं उनको खत्म करने का कार्य करेगा भोजन में। भोजन क्या बनाए, अम्लीय बना देता है। कौन, तो यहाँ निकलेगा HCl निकलता है। दूसरी चीज अमाशय में क्या होता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कई बार पीसेस में आया हुआ है, आरओ में पूछा गया कि भाई अमाशय में क्या होगा, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसके अलावा यहाँ पर से क्या है, एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन एंजाइम। तो आपने सुना पेप्सिन एंजाइम निकलेगा, और यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है कहाँ से, ये आपके सब चीजें कहाँ से, अमाशय से होती। मोटी मोटी बातें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे। क्या चीज याद रखनी से, अमाशय में भोजन कौन ले जाएगा, ग्रासनी ले जाएगी। टाइलिन कहाँ से निकलेगा, लार से निकलेगा, मुख गुहा से। अमाशय में क्या है,
पेप्सिन एंजाइम निकलता है, प्रोटीन का पाचन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो आंत, आपको पता है आंत जो है दो प्रकार की है, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत। एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे आंत के बारे में तो आपको पता है आंत जो छोटी आंत है वो क्या है, वो छोटी नहीं है, वो लंबी आंत होती है। और जो बड़ी आंत कहते हैं वो एक्चुअल में क्या, वो छोटी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसका डायमीटर जो है अंदर चौड़ाई उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं बड़ी आंत। तो दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास है, समझना है इस चीज को। तो छोटी आंत में क्या होता है, संपूर्ण अधिकांश भोजन का पाचन आपके शरीर में कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर, अगर आप देखते होंगे पीआईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया होगा इस बात का कि छोटी आंत है, इसमें भोजन का अधिकांश पाचन होता है। समझ गए इस चीज को। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इस बात को भी याद रखना आपको। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं है। बड़ी आंत बड़ी क्यों है, क्योंकि बड़ी आंत में क्या है, चौड़ाई ज्यादा है, मोटाई है, चौड़ाई ज्यादा है उसमें, जबकि वो एक्चुअल में क्या, वो एक्चुअल साइज उसका छोटा है। लेकिन छोटी आंत छोटी नहीं है, छोटी आंत बड़ी है, लंबाई ज्यादा है इसकी। ठीक है, भोजन का ज्यादातर पाचन कहाँ, छोटी आंत में हो रहा। अब यहाँ देखो क्या है, छोटी आंत में क्या चाहिए, तो वसा का पाचन आपके कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन का पाचन भी यहाँ पर हो रहा है। तो देखो प्रोटीन का पाचन आपके कहाँ हुआ, एक तो आपका प्रोटीन का पाचन अमाशय में भी हुआ, दूसरा प्रोटीन का पाचन आपके छोटी आंत में हुआ। ये सारी बातें ध्यान रखनी। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन यहाँ पर होता है, देखो वसा का पाचन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब आपके छोटी आंत में हो रहा। तो आइडिया आपको दिमाग में लग गया हो कि भाई सारी चीज़ें पचनी है, वो मैक्सिमम चीज़ें कहाँ जाके डाइजेस्ट होती हैं, छोटी आंत में। समझ में आ गई बात। उसके बाद यहाँ पर देखो बड़ी आंत है, हमने आपसे कहा कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, यानी कि क्या, वहाँ पर जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण कहाँ पर होगा, ये आपके आपकी जो बड़ी आंत है यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। इतनी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने आहार नाल के बारे में जो बात की आपको समझ में आ गई होगी। आहार नाल में आपकी यही चीज़ आती हैं जो आपको हमने बताई इधर। अब इस साइड में आपकी ग्रंथियाँ हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथियाँ, कौन कौन सी ग्रंथियाँ उनकी बात करेंगे यहाँ पर। कुछ संबंधित ग्रंथियाँ हैं, इनसे इनकी बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको देखना क्या है, ध्यान क्या देना, ध्यान देना कि भाई जो संबंधित ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी ग्रंथियां यहाँ पर हैं जो पाचन की क्रिया को सहायक करती हैं। जैसे हमने लार में देखा टाइलिन एंजाइम, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई लार ग्रंथियां हैं, इनसे टाइलिन निकलेगा और लाइसोजाइम निकलेगा। तो टाइलिन क्या करता है, टाइलिन आपने देखा स्टार्च का पाचन करेगा, क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। कहाँ से निकलना, मुंह में लार ग्रंथियों से स्रावित होता है क्या, टाइलिन। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा कि टाइलिन कहाँ से स्रावित होता है, लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। उसके अलावा यहाँ पर लाइसोजाइम भी निकलता है, जो आपके गंदगी धूल मिट्टी खाना जब खाते, बाहर खा रहे खुले में, कहीं भी आप रोड पे खाना पीना खाते हैं, ठेले पर खाते हैं, या आप अपने घर में भी खाते हैं, मान लो आप खा रहे हैं, आपकी कोई छोटी बहन है, बड़ी बहन, माँ है घर में, कोई भी है जो झाड़ू मान लो लगा रही, पोछा लगा रही कुछ, तो वहाँ से धूल मिट्टी डस्ट उड़ती रहती है। ठीक है, तो वो सब आपके खाने में मिक्स होकर के आप कुछ भी खा रहे हो तो आपके खाने अंदर जाता है, तो वो नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पर लार में ही क्या, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया है, उनको खत्म कर देता है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर दूसरी ग्रंथि है, दूसरी ग्रंथि क्या है यहाँ पर आपकी, यकृत। यकृत क्या है, आपकी सबसे बड़ी चीज ध्यान रखें, यकृत आपके शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस बात को याद रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी चीज, पित्त का यहाँ पर उत्पादन होता है, पित्त यहाँ पर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। कहाँ पर होगा, बाइल जूस कहाँ बनेगा, तो आपके यकृत बनेगा। ग्लाइकोजेनेसिस की यहाँ पर क्रिया होती है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, आप जब खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो चीज़ आप बचती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ये होती हो क्या, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वह जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये सब पचने बाद ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके कन्वर्ट होकर बैठ जाता है। इसी प्रक्रिया का यह पूरी प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस हो जाती है। यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया कहाँ बनती है, संश्लेषण होता है कहाँ पर, यकृत में। ध्यान रखना, यूरिया बनती कहाँ पर, यकृत में, और छनती कहाँ पर जाएगा, छने के जाकर कहाँ पर, किडनी में। तो बनेगा कहाँ पर यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन लीवर। ठीक है, और छनेगा कहाँ पर, छानने कार्य कौन का, तो वो आपकी किडनी करती है। तो ध्यान रखें दोनों चीज़ों को। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपका देखो, हमने आपका लीवर बताया, लीवर में क्या बन गया, लीवर में आपका बन गया है क्या, लीवर में बन चुका है आपका यहाँ पर क्या, पित्त बन गया है। अब ये पित्त रखा कहाँ जाएगा, तो पित्त का जो यहाँ पर क्या, इसका नाम है पित्ताशय। अगर इसे संधि विच्छेद कर दे हिंदी में, पित्ताशय, पित्त को जो आशय दे, जहाँ पर पित्त रह सके, तो पित्त कहाँ पर इकट्ठा होगा, आपके पित्ताशय में, गालब्लेडर इसको बोलते हैं। अब गालब्लेडर जो है, पित्ताशय जो सा काम क्या होता है, तो पित्ताशय काम है कि वसा का इमल्सीकरण करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है,
वसा का भंडारण भी यहीं पर होता है। ये सारे काम होते हैं यहाँ पर। अगर किसी व्यक्ति को जब किडनी स्टोन होता है या गालब्लेडर में स्टोन होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, इसी को निकाल देते हैं पित्ताशय को, फिर वह व्यक्ति में वसा का पाचन नहीं होता है। इसीलिए जब भी वो कोई चिकनी चीज खाएगा तो उसको डाइजेशन का गड़बड़ हो जाएगा, वॉमिटिंग होने शुरू हो जाएगी, कुछ भी समस्या आ जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे। कल की हमने क्लास कराई थी यूट्यूब पर, जो हमारी क्लास हुई है, जिसमें हमने जो टॉपिक लिया है डाइजेशन टॉपिक, बहुत डिटेल से बात करी है। उस सर्जन टॉपिक पर भी हमने बात करी है। तो इन दोनों टॉपिक को आप वीडियो कल वाली जो क्विज वाली है उसको देखना, और फिर ये वीडियो देखना। आप देखेंगे ये जो छोटी सी वीडियो आपकी 2 से 4 मिनट की, जो आपको ये टॉपिक समझा रहे हैं, इससे कितने क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, अब आते हैं पित्त के बारे में थोड़ी सी बात करें। पित्त क्या है? तो पित्त में आपको ध्यान क्या रखना है, पित्त में आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। जो पित्त होता है इसका पीएच मान कितना है? 7.7 होता है। कैसी नेचर? इसका क्षारीय प्रकृति का हरा एक द्रव्य होता है, और लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक है आपका ये पित्त। ध्यान रखेंगे इस चीज। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अग्न्याशय। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या करता है? इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि है। ये एक तरह क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। पैंक्रियाज क्या होगा यहाँ पर? अग्न्याशय का रस संश्लेषण होता है कहाँ पर? पैंक्रियाटिक जूस बनता है। और पैंक्रियाटिक जूस हमने आपको बहुत बार बताया भी, अगर आपने हमारी क्लास देखी है यूट्यूब पर सारी तो आपको पता होगा। क्विज में भी हमने कई बार इसको समझाया, डिटेल से बताया पूरा इसके बारे में। पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज पूर्ण पाचक रस पाया जाता है। पूर्ण पाचक रस आपका क्या है? यही पैंक्रियाटिक जूस है। आपसे एग्जाम में पूछा गया पूर्ण पाचक रस कहाँ बनता है? तो स्टमक में नहीं बनेगा, छोटी आंत में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? पैंक्रियाज में बनेगा। इस बात को बिठा लेना दिमाग में, क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मत करना। ठीक है, अग्न्याशय का रस का संश्लेषण यहाँ पर आपके अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन बनेगा यहाँ पर, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। तो इंसुलिन बनना है, ग्लूकेगॉन भी बनना है, और सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन भी यहाँ पर बनना है। ये 3 हार्मोन यहाँ बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे एंजाइम भी निकलते हैं। हमने आपको बताया है लैट एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, याद रखेंगे इसी। अब यहाँ पर कुछ आपके प्रमुख एंजाइम हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई कौन कौन से एंजाइम हैं? ठीक है, सबसे पहला आपका है सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज एंजाइम क्या करता है? या सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करेगा। टाइलिन, अभी हमने आपको बताया टाइलिन स्टार्च को पचाता है। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन जो है स्टार्च को पचाने का काम करता है, यह बात ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर आपका है माल्टेज। तो माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? या एमएलसी कृत यानी इमल्सीफाइड जो वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पूछा गया है। लाइपेज कार्य क्या होता है? लाइपेज जो आपकी इमल्सीफाइड फैट है उसको क्या करेगा? ग्लिसरीन और फैटी एसिड में तोड़ने कार्य करेगा। अब यहाँ पर लैक्टेज आ गया। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करेगा। इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है? शेष प्रोटीन एवं पेप्टिडेज को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों को तोड़ा जा रहा है। पहले आपसे जब क्लास शुरू किया तभी हमने आपसे बोला कि पाचन का मतलब क्या है? जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या, शेष प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा। तो आपको ये पता है कि भाई प्रोटीन जो बनेगा वो क्या, 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन क्या है? जटिल अणु है। अब प्रोटीन को किसमें तोड़ा? प्रोटीन को तोड़ा गया किसमें जा करके? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? इरेप्सिन के द्वारा। तो डाइजेशन का सिंपल सा दिमाग में मतलब आपको ये बिठा लेना है कि जो भी चीज़ें छोटे जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देंगी, तोड़ देंगे, उसको वही क्या, वही आपका पाचन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में ये पूछे कि भाई कौन कौन से अणुओं का पाचन होता है, किस पदार्थ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, ध्यान रखेंगे, और प्रोटीन का पाचन होता है। इन 3 चीज़ों का ही पाचन होता है कि यही आपका क्या जटिल अणु है, इन्हीं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। इस बात को दिमाग में रख लेना अच्छे से। और आपके मिनरल जो है, मिनरल आपके पाचन में मिनरल का पाचन नहीं होता है। मिनरल क्या ऑलरेडी वो क्या है? सूक्ष्म अणु है। विटामिन ऑलरेडी क्या है? सूक्ष्म है, उनमें उनका पाचन नहीं होता। पाचन किसका? पाचन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। इस बात को ध्यान। ठीक है, ये बात हमने देखो इतनी से छोटे से टाइम में हमने बात कर ली किसके बारे में? पूरा पाचन तंत्र को समझ लिया। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है स्केलेटन सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कंकाल तंत्र को लेकर के हम लोग बात करेंगे। देखो 10 से 15 मिनट में हम लोगों ने एक टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट किया, और ये चीज़ें आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कंकाल तंत्र आपको क्या करता है? भाई कंकाल तंत्र के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। कंकाल तंत्र आपके 2 प्रकार के हैं, एक होता है आपका अक्षी कंकाल, दूसरा होता है आपका उपांगी कंकाल। यहाँ पर हमने कंकाल का विभाजन किया, यहाँ पर इसे कार्य दिए, यहाँ पर इसे जुड़े हुए जो फैक्ट है उनकी बात करेगी। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंकाल तंत्र के कार्य को लेकर। ठीक है, कार्य क्या है? तो शरीर को निश्चित
आकार और आकृति प्रदान करता है, ये इस बात को ध्यान रखना। दूसरा कार्य क्या है, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है। पेशियां जुड़ती हैं, कौन आधार प्रदान करेगा, यही आपका कंकाल। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे आरबीसी का निर्माण हो रहा है, काल तंत्र में आपके क्या है कार्य है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। आप कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या, एक तरीके खोखली हड्डियां, बड़ी बड़ी जो हड्डियां हैं आपकी वो क्या है, बोन मैरो उसमें होता है, वहीं से आपके आरबीसी बनती है। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रखना। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, कैसे, जैसे आपका हृदय है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक हड्डी आपके शरीर में यहाँ पर पाई जाती है बीच में, इस हड्डी का नाम क्या है, स्टर्नम नाम है। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम के द्वारा हृदय को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप, क्योंकि ये खास बातें हैं और ये आपको छोटी छोटी बातें यहाँ पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन से, फीमर है जो कि जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी क्या है, स्टेपीज है, कान में पाई जाती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। मांसपेशी और मसल्स और बोन्स को जोड़ेगा कौन, टेंडन बोलेंगे, कई बार क्वेश्चन आया टेंडन, याद रखना इस चीज को आप। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका है, ध्यान देंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने कार्य कौन, लिगामेंट्स करेंगे। ये सब पूछा गया आपके पीसीएस में, आरओ में कई कई बार आया क्वेश्चन, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप उठा लो, क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बोन से बोन को लिगामेंट्स जोड़ेगा, ठीक है, बोन को मसल से टेंडन्स जोड़, स्नायु बोलते हैं। यदि आप हिंदी जानना चाहो तो हिंदी जान लो, इंग्लिश में याद रखना तो इंग्लिश, बहुत सिंपल सा है। अब देखो विभाजन की बात करते हैं भाई, कौन कौन से विभाजन किस तरह से। बाकी देखो डिटेल तो हमने आपको, आप सबने पढ़ा है, रिवीजन पर्पज से क्लास है, हमने पहले कहा ये क्लास रिवीजन पर्पज से लेना आपको। रिवीजन में आपको ये सारी चीज़ याद आएंगी तो आप इनसे पीछे का बैकग्राउंड अपने आप जोड़ लोगे, अगर आपने पढ़ा है पूरी हमारी क्लास को। जितनी हमने क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ाई उन सबको आप कर लो। बायोलॉजी सफिशियंट है आपको, इतने से 15 क्वेश्चन जो आएंगे आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। और रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 26। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है, 26 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 29 है। सिर में कुल 29 है, ध्यान रखना, सिर का मतलब ये पूरा आपका आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कपाल में पूछेगा, क्रेनियम में पूछेगा, 8 हड्डियां हैं। क्रेनियम आपका जो खोपड़ी है, जो ये आप ऊपर देख रहे हैं अपना पूरा, ये क्या है, 8 हड्डियां जुड़ करके क्या बना, क्रेनियम बनाती है। कपाल गुहा, जिसको कपाल बोलते हैं ना, गुहा मतलब खाली हो गया, तो कपाल गुहा के अंदर क्या है, आपका ब्रेन स्थित है। समझ रहे हैं, ये कपाल है, 8 हड्डियां। फेसियल में आपके चेहरे पर 14 हड्डियां मिलती हैं। और पसलियों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी है, 24 है, यानी 12 जोड़ी। और कान में कितनी हड्डियां आपकी, तो 6 हड्डियां, 3। इनकस, स्टेपीज और मेलिकस, तीन तीन हड्डियां की तरफ, 3 हड्डियां की तरफ, 6 हड्डियां ये हो गई। तो यहाँ पर आपको थोड़ा जानकारी हो गई इस चीज़ को लेकर के कि भाई कितनी कितनी हड्डियां हैं। ये चीज़ें हमने आपसे बात करी हुई है। तो ये कंकाल के बारे में हमने बात कर लिया, कंकाल में आपको इतना ही जानना है, ये चीज़ आप रिवाइज कर ले। आपको इन चीज़ों से, आपको जो पुराने फैक्ट आपने जो कभी पढ़े हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर याद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पूरा डाइजेशन पढ़ लिया, ये आपने पूरा कंकाल तंत्र पढ़ लिया। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने पढ़ी। तीसरा हम लोग पढ़ ले, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर श्वसन तंत्र के बारे में, इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया। श्वसन तंत्र क्या होता है, मैंने आपसे कहा वीडियो होगी 20 से 30 मिनट के अंदर, लेकिन इस 20 से 30 मिनट के अंदर आप जो 4-5 घंटे क्लास करके पढ़ते हो वो आपको हम 30 मिनट पढ़ा देंगे, और ये आपको 3 क्लास में ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन रिवीजन की क्लास है तो रिवीजन में आपको वो चीज़ें पढ़नी है जिससे आपको थोड़ा सा हिंट मिले और आपको पुरानी बातें याद आए। अगर याद आए तो ठीक है, अगर नहीं याद आए तो वीडियोस को देखें और उसके बाद आपको कुछ नहीं याद आ रही, नोट्स को अपने जरूर पढ़ें एक बार। ठीक है, नोट्स को भी पढ़ना है साथ में, ये आप वीडियोस देखो और नोट्स पढ़ो, ये रिवीजन क्लासेस है पूरी। श्वसन तंत्र में क्या है, तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, आपका फेफड़ा होता है, इसको फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस बोलते हैं, जहां पर गैसों का विनिमय होता है। आप देखो यहीं पर आपको क्वेश्चन मिल गया कि फेफड़ों का कार्य क्या है, तो फेफड़ों का कार्य है गैसों का क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है फेफड़ों में। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये आगे आते हैं। अब देखो श्वसन के अंग, यहाँ पर श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। श्वसन तंत्र के आपके जो अंग हैं यहाँ पर कौन से अंग हैं, एक आपका नासिका है, एक आपका स्वर यंत्र होता है, एक आपके यहाँ पर फेफड़े हैं। इन सबके बारे में बात करें तो नासिका में क्या है, तो मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित है। यहाँ पर आपका मुख है, मुख के ठीक ऊपर आपके क्या है, नासिका द्वार है, नासा छिद्र जिनको बोलते हैं, आपकी नासिका है। इसके अलावा आपके स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र आपको क्या है, यहाँ पर आपको मिलता है गले के पास, क्या होता है, स्वर यंत्र है, लैरिंग्स, इसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स।
लेकिन इधर हम बात करेंगे पहले फेफड़ों के बारे में, क्योंकि फेफड़े आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फेफड़ों के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, क्या करेंगे, जो करते क्या, ये करेंगे आपके क्या, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करेंगे, गैसों का आदान प्रदान करेंगे आपके फेफड़े, ध्यान देंगे इस चीज़। और क्या करेंगे, एक जोड़ी होते हैं स्पंजी गुलाबी थैली नुमा संरचना होती है। दायां फेफड़ा थोड़ा सा आपका बड़ा होता है। राइट साइड का आपका लंग्स है, आप देखना वो क्या थोड़ा सा बड़ा है, इस बात को याद, ये पूछा गया है। थोड़ा सा बड़ा होता है आपका दायां फेफड़ा। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक, 15 करोड़ वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एल्यूविलाई, ये वायु कोष्ठक है। ये एल्यूविलाई क्या कार्य करते हैं, इन्हीं में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं में वापस आती है। तो ऑक्सीजन के जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आने का रास्ता, जो छोटी छोटी संरचना बनी अंदर, 15 करोड़ एल्यूविलाई हैं। 15 करोड़ एल्यू, इन्हीं एल्यूविलाई में जब कभी कोरोना के समय क्या होता है, इसमें कोरोना अगर भर जाएगा तो क्या होगा, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जब गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, हो पाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति को सांस लेने में समस्या, सांस नहीं ले पाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, व्यक्ति की मृत्यु। कोरोना में यही हो रहा था, एल्यूविलाई में ही कोरोना भर गया था, कोरोना वायरस जो था वो भर गया। और क्या हुआ, व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहे थे, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो रही थी, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही थी। एल्यूविलाई क्या है, फेफड़े की आपकी जो क्या है सबसे छोटी इकाई क्या है, वो आपकी एल्यूविलाई होती है, यही वायु कोष्ठ है। 15 करोड़ की संख्या में होते हैं। फ्लूरल अधो फ्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़े की सुरक्षा करता है, फ्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखेंगे, फ्लूरल मेम्ब्रेन क्या करें, फेफड़े की सुरक्षा करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लैरिंग्स के बारे में बात करें, लैरिंग्स क्या करता है काम, ठीक है, लैरिंग्स क्या करेगा, तो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। दूसरा कार्य क्या है, यह मुख्य कार्य इसका ध्वनि का उत्पादन करना होता है। तो आपके लैरिंग्स हमने आपको बताया कि लैरिंग्स कार्य क्या होता है, लैरिंग्स कार्य होता है कि भाई आपके शरीर, आपको क्या, जो आप हम बोल रहे हैं, आप बोलते हो, बातचीत करते हो, वो सब कहाँ से आता है, वो सब आता है आपके स्वर यंत्र है, लैरिंग्स है। और ये अंग किसका, ये श्वसन तंत्र का अंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आप जब बोलते हो, अंदर से ऑक्सीजन आती है, हवा जाती है, तभी ये लैरिंग्स खुलेगा, तभी आवाज़ फूटती है। खांसने, निगलने और श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा में सहायक होता है। कौन, लैरिंग्स। जब आप खांसते हो, इसे बड़ी तेज से आवाज़ आती है, चीखते हो, ये सारी चीज़ें आपकी खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा प्रदान करेगा, कौन, ये यहाँ पर लैरिंग्स ही होता है। तो अभी की क्लास में हमने 3 चीज़ों पर बात कर ली है। एक हमने बात की श्वसन तंत्र, दूसरा हमने बात कर लिया आपके, दूसरा हमने बात करी कंकाल तंत्र के बारे में, तीसरी हमने जो बात करी है आपके यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, तीसरा हमने जो बात किया है वो आपका था पाचन तंत्र। एक छोटी सी वीडियो में आपने 3 टॉपिक को कवर किया। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए बहुत सफिशिएंट, इतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपको अपनी पुरानी सारी चीज़ याद आएंगी। रिवीजन का मतलब रिवीजन, दोबारा से देखना, दोबारा देखना मतलब आपको टॉपिक मिला, थोड़ा सा हिंट मिला आपको, तुरंत अच्छा हाँ इसमें तो ये होता था, सही बात, ये एंजाइम है, इसमें ये होता है, ये सारी चीज़ आपको याद आनी चाहिए। अगर नहीं याद आए, वीडियो को देखें, उसका अपना नोट्स उठा के फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो को देखें, क्लास को शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर देना है। कोई फीडबैक, कोई भी कमेंट आपका है तो आप कमेंट को पिन करें, आपकी देखेंगे आप लोग क्या इस पर रिस्पॉन्स होता है आप लोगों का। वीडियोज़ अच्छी, क्योंकि आपकी सारी वीडियोज़ इसी ऐसे ही आने वाली, आपको कम समय में आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये समाधान बैच है, इस बैच को आप लोग जितनी जल्दी हो उसको ज्वाइन कर लो। पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए है, प्रीलिम्स आपको आराम से निकल जाएगा, आराम से कम समय पढ़ के प्रीलिम्स निकाल सकते हो। आप समाधान बैच को जरूर से जरूर, ओके।